हेलो एवरीवन, सभी को शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रेगुलर क्लास आपकी ले रही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आपका सब कुछ टाइम से हो जाए, कंप्लीट हो जाए और रिवाइज भी कर लें आप। मैं आपका रिवीजन ही करवा रही हूँ, अदरवाइज और कुछ नहीं। आपका जितना रिवाइज हो जाएगा चीज़ें, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। आप शालिनी डिलेट के साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग मेरे चैनल पहली बार नए आए उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे सोशल साइंस का पेपर देखेंगे, वो भी 2018 का। सामाजिक अध्ययन का पेपर देखेंगे 2018 का। आप सभी जानते हैं 50 नंबर का यह पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम इंटरवल है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए पेपर करना बहुत ज़रूरी है। और 2018 और 19 का पेपर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नहीं छोड़ना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, पहले हम पेपर देखेंगे। ये देखिए आपके सामने पेपर है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो सीरीज को आप ओपन कर लीजिए। पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, वहां से देखना। और मैं आपको बता दे रही हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये 2018 का पेपर है, सामाजिक अध्ययन सेक्शन, 50 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम इंटरवल। ठीक है, पहले हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं, वो भी बहुविकल्पी। हम एक एक क्वेश्चन को तुरंत देखते हुए चलेंगे। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। इतिहास, ये एक आपको परिभाषा दी गई है हिस्ट्री की। आपको इतिहास की परिभाषा पूछेगा तो आप किसी एक की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक परिभाषा दी है यहाँ पे है कि इतिहास घटनाओं का और विचारों का उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। एक सुसंबद्ध यानी कि अरेंज किया हुआ एक विवरण है। या कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे का, प्रोफेसर कार का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, रैप्सन का। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है, या परिभाषा किसने दी है? तो आप सभी को बता दूं, फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी के सामने है, डी ऑप्शन करेक्ट। रैप्सन ने कहा था कि इतिहास घटनाओं और विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। पूरा प्रसारण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? हर चीज़ की एक उपलब्धि होती है कि आपको क्या रिजल्ट मिला, आपने क्या नया किया। तो यहाँ पे है पूरा प्रसारण काल, स्टोन एज आप जान रहे हैं, ये 3 भागों में डिवाइड है, आपको ये भी जानना होगा। ठीक है, पूरा प्रसारण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि आपसे पूछ रहा है, क्या इन्होंने जाना या पाया? पहिए का आविष्कार किया, आग की खोज की, कृषि का आरंभ किया, स्थायी जीवन की शुरुआत की। राइट आंसर क्या होगा, मैं सभी का जानना चाहूंगी। पूरा प्रसारण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो आप सभी को पता है, आग की खोज हुई थी। क्या हुई थी? आग की खोज हुई थी। और ये आग की खोज किए कैसे थे? ये पत्थरों से खेल रहे थे, एक प्रकार से ये पत्थरों से खेल रहे थे। ये तो उसमें क्या हुआ, चिंगारी निकली तो इन्होंने आग की खोज इस तरीके से की थी। और जानवरों को मारने के लिए ऐसा किया करते थे, पत्थर को कलेक्ट करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए यानी कि व्हील का आविष्कार कब हुआ, किस काल में हुआ, और स्टोन एज की किस स्टेज में हुआ? तो नव प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल, पूरा या ताम्र? बताइए राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए, आप सभी को बहुत अच्छे से बताना है और पता भी होना चाहिए। तो राइट आंसर है नव प्रसारण काल। ठीक है, नव प्रसारण काल। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। महाप्रसारण से क्या तात्पर्य है? महाप्रसारण एक शब्द है, ये महाप्रसारण, इससे क्या मतलब है, तात्पर्य क्या अर्थ है? धार्मिक अनुष्ठान है, दूसरा है उपकरणों से, तीसरा पर्वत श्रृंखलाओं से, और चौथा है समाधियों से। बताइए राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए राइट आंसर फोर्थ का क्या होगा। मैं सभी का आंसर जानना चाहूंगी कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। अब की बार जब क्वेश्चन आए तो आपको इसका अर्थ लिखने को पूछ ले, ठीक है, अति लघुत्तरी में पूछ ले, तो ऐसे आप समझ के चलिए क्वेश्चन आपको कैसा। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो फिर अगर वही क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे तो ये आपकी पढ़ने में कमी है। ठीक है, नया कोई आप गलत करके चले आए, नहीं पढ़ा है तो वो दूसरी बात होती है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत कर दे तो फिर आपकी गलती है। यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, समाधियों से। किससे है? समाधि से है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे ये फिफ्थ क्वेश्चन है, साम का अर्थ है। क्या पूछ रहा है? साम का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है यज्ञ होता है, मंत्र होता है, स्तुति होती है, ज्ञान होता है। साम का मतलब क्या होता है? साम का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है गान होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या होता है? गान होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वेदांग कितने होते हैं? वेदांगों की संख्या कितनी है? 7 है, 5 है, 6 है, 3 है। तो राइट आंसर है, आप सभी को पता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। वैदिक ग्राम का मुखिया कौन कहलाता है? हर जगह का मुखिया होता है, आपके घर में भी होते हैं, गांव में भी होते हैं, हर जगह। तो वैसे वैदिक ग्राम का मुखिया कौन है? तो कुलप है, ग्रामीणी है, ग्रामीक है, या विशपति है। 4 ऑप्शन दिया है। 7 का राइट आंसर क्या होगा, मैं सभी का जानना चाहूंगी। फटाफट सभी लोग बताइए।
क्या होगा? वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। क्या होगा 7th का राइट आंसर? फटाफट बताइए। तो राइट आंसर आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होगा? ग्रामीणी होगा। हम उसको क्या कहते हैं? ग्रामीणी कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? 7th का राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रामीणी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 8th क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? बताइए। सिंधु घाटी के जो निवासी थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो निवासी थे, लोग थे, उनका मेन भोजन क्या था? गेहूं था, जौ था, चावल था या सभी? ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग करेक्ट आंसर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपसे इजी क्वेश्चन को ही टास्क के रूप में पूछा है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। आयस शब्द, एक शब्द यहाँ पे है, देखिए। एक बात ध्यान रखिए, पेपर करने से क्या समझ में आ रहा है कि आपको शब्द के अर्थ पूछ रहा है। महाप्रसारण का पूछा, शाम का पूछा, अब आयस का पूछा। तो ऐसे आपको कुछ नए शब्द अगर मिलते हैं देखने को, आप जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पॉइंट आउट करिए, हो सकता है पूछ ले। यही होता है इंटरनल पढ़ना, यही होता है घुस घुस कर पढ़ना। ठीक है, ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग जो हुआ है, तो यहाँ पे सोने के अर्थ में है, या तांबे के अर्थ में, या चांदी के अर्थ में, या लोहे के अर्थ में? बताइए चार ऑप्शन में से क्या आंसर राइट होगा जो आयस शब्द का अर्थ ऋग? बताइए क्या होगा राइट? 9th का राइट आंसर मैं सभी का जानना चाहूंगी, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। अयस शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो आप सभी को बता दूं, अयस शब्द से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, तांबे के अर्थ में है, तांबे से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभिधम पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया था? अभिधम पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चार ऑप्शन दिया है, मैं सभी का जानना चाहूंगी, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊँ, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? पृथ्वी, शनि, चंद्रमा, सूर्य। मुखिया, राजा, ठीक है, कौन होता है? तो राइट आंसर है सूर्य होता है, सन होता है। सोलर सिस्टम का राजा कौन है? सूर्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबसे डीपेस्ट, जिसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। आर्कटिक है, अटलांटिक है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर। आपको बताना है कितने महासागर हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन करेक्ट है। कितने महासागर है ये आपको संख्या के रूप में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नासा की स्थापना कब हुई थी? मैंने कई बार करा है, नासा की स्थापना कब हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा। 13 का राइट आंसर मैं सभी का जानना चाहूंगी, क्या होगा? तो राइट आंसर आप सभी के सामने है 1956, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नगर पंचायत का कार्यकाल कितने टाइम का होता है? जो नगर पंचायत का चुनाव होता है, उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। फटाफट राइट आंसर क्या होगा? नगर पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल का होता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, 15th क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है। जो नगर निगम का सर्वोच्च सुपीरियर अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, उनको आप क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं, मेयर कहते हैं, सदस्य कहते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सभी का जानना चाहूंगी, मैंने करवाया भी ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर है मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आपके 15 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये आपके 1 नंबर के बहुविकल्प भी यहीं पे क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तरी की तरफ। क्वेश्चंस सही थे, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताने को है, वो आप मुझे सभी लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में सभी का चेक करूंगी। अब बारी है अति लघुत्तरी प्रश्न की। ठीक है, ये भी 1 नंबर की श्रृंखला रहती है। देखिए, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ है? कृषि का, एग्रीकल्चर का आरंभ किस काल में हुआ है? आप सभी को पता है, सभी लोग बताइए, ये एग्रीकल्चर, खेती की, किसानी बाड़ी कब शुरू हुई थी, कब इसका उदय हो गया? फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं सभी का आंसर देखना चाहती हूँ, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी इसका राइट आंसर क्या है। बताइए आप लोग पहले। आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर क्या है। कृषि का आरंभ नव प्रसारण काल में हुआ था। कब हुआ था? नव प्रसारण काल में। ठीक है, किस काल में? नव प्रसारण काल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा का शब्द है? मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और आपसे मेसोपोटामिया से एक शब्द पूछा जाता है ना, किसकी सभ्यता बताइए क्या है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है बताइए। यहाँ पे 17 क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भाषा का शब्द क्या है, तो ये कैसा शब्द है, तो आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? एक यूनानी भाषा का ये शब्द है, यूनानी भाषा का लैंग्वेज का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? जल के मध्य का क्षेत्र, चारों तरफ जल रहेगा, बीच में ये एरिया रहेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक लाइन में ऐसे आंसर लिख देना है, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? सभी लोग बताइए, नाम सहित बताइएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर, मैं देखना चाहती हूँ आपकी तैयारी कितनी हुई है, किसका कितना सही हुआ ये भी आप सभी बताइए। खुद आप आकलन लगा लीजिए कितना नंबर आपको मिल रहा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। आप सभी को 18 का राइट आंसर बता दो तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? आपको सिर्फ सिंपली लिख देना है किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? सभी को पता होना चाहिए, काफी बढ़िया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या है? नंद वंश का अंतिम राजा घन नंद था। कौन था? घन नंद था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 20 क्वेश्चन आपके सभी के सामने यहाँ पर है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आप सभी को बता दूं, शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक एक वर्ड का आपका ये आंसर है। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय या काल के बीच में हुई थी? पूरा संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना हुई है वो किस समय किस काल के बीच में हुई थी? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी। मुझे सभी का आंसर चाहिए। आप लोगों ने तैयारी की हुई है ना। टाइम पीरियड क्या था तो आप सभी को बता दूं 1500 ईसा पूर्व से लेके ये लगभग 600 ईसा पूर्व का टाइम इंटरवल था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हो सकता है कि किताबों में अलग अलग भी देखने को मिले। नेक्स्ट है यहाँ पे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने करवाया भी है ऑब्जेक्टिव में, मुझे याद है। आपको इसका राइट आंसर बता दूं 22 का 326 ईसा पूर्व। क्या था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या है? बताइए राइट आंसर, बताइए फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इसका बताऊंगी और सभी को लिख कर बताना है। बताइए, मैं देखना चाहती हूँ क्या तैयारी आपने की हुई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी के सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। बताइए, आप सभी लिखिए आंसर, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। बताइए, मुझे सभी का आंसर चाहिए, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को बता दूं, आपके यहाँ पे जैन धर्म के जो 5 अणुव्रत पूछ ले या आपसे 5 महाव्रत पूछ ले, एक ही चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है? पहला है सत्य। क्या है? सत्य। दूसरा क्या है? अहिंसा। सत्य अहिंसा, ठीक है, दूसरा हो गया अहिंसा। तीसरा क्या है? असत्य। असत्य, ठीक है। उसके बाद 3 हो गया। अब आपको 2 और बचा हुआ है, तो 2 एक क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है। और एक क्या है? एक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, लिखते हैं। मैंने आपको 5 बता दिए, महाभारत से भी पूछ लेगा तो आपको यही लिखना होगा। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? बौद्ध धर्म का, बुद्धिज्म रिलीजन का मूल आधार, बेस क्या है? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्या होगा, मैं सभी का जानना चाहूँगी। मूल आधार क्या है? तो मूल आधार से अगर बात आपसे पूछ ले तो मूल आधार में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनके आप जो जो चीज़ें थी, बौद्ध धर्म जो 4 आर्य सत्य के बारे में कहा गया था, एक मूल आधार वो था। और संसार दुख से भरा है, ये बातें ये कहा करते थे। दुख का कारण ये देखना चाहते थे, जानना चाहते थे। दुख से छुटकारा प्राप्त करने का ये साधन खोजना चाहते थे। अहिंसा पर ये जोर देते थे। वर्ण व्यवस्था पर विरोध करते थे, मतलब जैसा होता ना कि इनको नहीं पढ़ाएंगे, ये अछूत वाले हैं, ये हैं, ये चीज़ उन्होंने देखी थी, इस इन्होंने चर्चा की थी, पढ़ाई की थी। ये कर्म पे ध्यान रखते थे, ठीक है, कर्म पे और पुनर्जन्म पे। बहुत लोग होता है भाग्य भाग्य रटते रहते, तो इनको नहीं, इनका कहना था कि कर्म प्रधान होता है, जितना आप कर्म करेंगे उतना आपका भाग्य निखरेगा। तो आप ये सब अणु मूल आधार में लिख, मूल आधार का मतलब न्यू है, बेस क्या है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें थी उनके बारे में अच्छाई थी, या वो जो जो चीज़ें चाहते थे उन्हीं सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक। मैंने आपको कई चीज़ बता दिया, आपको अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी बताइए। मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते, बताइए। आपको प्रकार की आप संख्या बताइए, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा, मैं सभी का देखना चाहूंगी। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को बता दो मानचित्र के बारे में। यहाँ पे ये 2 प्रकार के, कितने हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है दीर्घ, एक क्या होता है? एक होता है दीर्घ मापक मानचित्र, दूसरा होता है लघु मापक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक होता है दीर्घ, ठीक है, 2 होते हैं, और एक होता है लघु, करेक्ट है।
अब यहाँ पे आपसे पूछा है, नाम भी मैंने आपको बता दिया और कितने होते हैं, संख्या और नाम दोनों। 1 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा सा आया था, हो गया। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार आया है, उम्मीद है कि आ सकता है, इसलिए किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। दूरी आपसे पूछा है तो आप बताएंगे 111 किलोमीटर। कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, आपको सिंपल सा पूछा गया है तो आपको ये बात लिखनी होगी कि 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? ग्लोब किसका प्रतिरूप है, मतलब किसका मॉडल है? तो आप सभी बता सकते हैं अर्थ का। किसका? EARTH, अर्थ, दैट मीन पृथ्वी। किसका प्रतिरूप है, किसका मॉडल है? तो अर्थ का है, पृथ्वी का है। नेक्स्ट देखिए, नगर निगम की आय स्रोत क्या होते हैं? नगर निगम जो चलता है, जो कार्यप्रणाली चल रही है, उसके आय स्रोत क्या है? कहाँ से उनकी कमाई होती, कैसे काम आगे बढ़ता है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। हमारा इंडिया कैसे चलता है आप सभी को पता है ना? बताइए कैसे ये सरकार चलती है, कैसे सारा काम हो रहा है? तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि टैक्स से। ठीक है, जो आपको ये फ्री वैक्सीन लगी हुई है, ये सब कैसे हुआ है? इसी सब से तो होता है। सरकार कहाँ से लाएगी पैसे? तो वैसे ही यहाँ पे है कि नगर निगम की आय के स्रोत क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जो टैक्स होते हैं, नगर निगम राज्य के द्वारा जो अनुदान मिला रहता है, जनता से जो कर मिला रहता है, वही सब इन सब के क्या होते हैं? मुख्य स्रोत होते हैं आय के। नेक्स्ट देखिए, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? जिले में जो परिवार कल्याण का कार्य होता है, कौन करवाता है? जिले के कौन करवाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। जिले के परिवार कल्याण का कार्य कौन करवाता है? सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं सभी का देखना चाहूंगी, फटाफट कमेंट करते हुए बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है, परिवार कल्याण की बात आई है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट देखिए, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? सभी को पता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद आता है। ये हमारे 1 नंबर के अति लघुत्तरी हो गए। अब बारी है लघुत्तरी प्रश्न की, ये भी समझ लेते हैं क्या। इतिहास का अर्थ स्पष्ट करिए। क्या मुझे इसको बताने की ज़रूरत है? बताइए, आप सभी लिखिए, कमेंट करके बताइए, क्या मुझे इसकी बताने की ज़रूरत है? आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, इतना आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से इसका अर्थ स्पष्ट करके, क्लेरिफाई करके, आप अच्छे से जो आपको उचित लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। आप इससे अवगत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, आदिमानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए हैं? आदिमानव से आधुनिक मानव की जो प्रकाश प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए हैं आपसे यह पूछ रहा है। कैसे लिखेंगे, कोई आइडिया है? आप सभी को बताना चाहूँगी इसका राइट आंसर है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, यही आपसे पूछ रहा है। पहले सूक्ष्म और रीढ़ विहीन थे लोग, थे मतलब बैकबोन वगैरह नहीं थी, एकदम होता है ना, अभी भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। फिर उनके बाद और आगे बढ़े तो वो जलथर में बढ़े, कुछ पानी में रहे, कुछ ज़मीन पे रहे। फिर और आगे बढ़े तो अंडे से उनका जन्म होने लगा। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो नभचर वगैरह बनने लगे। फिर लास्ट में जाके मानव की उत्पत्ति हुई है। आप इसको अपने तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप, वैसे इसका आंसर सीरीज़ में आपके बेस्ट दिया हुआ, मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान है, पूछा गया है 18 में, तो क्या पता इस बार पूछ ही ले। तो आप इसको अपने तरीके से ये लिखिएगा, कैसे जैसे बंदरों का विकास था तो कैसे आदमी बने हैं, वही आपसे ये पूछ रहा है। तो ये आपको अपने तरीके से बनाकर लिखना होगा, काफ़ी बढ़िया आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक और धर्म सुधारक के बारे में बताइए। एक तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहले आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। एक आप कन्फ्यूशियस बता सकते हैं और एक आप लाओ त्सो बता सकते हैं। ठीक है, 2 नाम आप बता सकते हैं और इनके बारे में है कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं या क्या लिखेंगे, संक्षेप में पूछा गया है आपसे। तो आप ये बता सकते हैं कि कन्फ्यूशियस के बारे में, वो दार्शनिक विचारों के साथ ही थे और उनके राजनीतिक और नैतिक विचारों ने चीन के लोगों को अच्छा खासा प्रभाव डाला था। और वो जो थे कोई धर्म प्रचारक नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई उपदेश वगैरह तो दिया नहीं था, लेकिन लोग उनको जो है अपना गुरु मानने लगे थे। ये बात आप कन्फ्यूशियस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, संक्षेप में 1-2 लाइन लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लाओ त्सो के बारे में भी लिख सकते हैं। सिंपल है, दार्शनिक और धर्म सुधारक के बारे में पूछा गया है तो आप इनके बारे में 2-2 लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाम इंपॉर्टेंट था जो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ आपसे यहाँ पे 34 क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रह और उपग्रह से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
ग्रह के बारे में आप क्या बताएंगे? ग्रह वैसे तो आकाशीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती है जो सूर्य या किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य या किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। जबकि उपग्रह जो होते हैं उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह क्या होता है? जो सूर्य या किसी और तारे की परिक्रमा करता है। सूर्य क्या है? वो एक तारा है। ठीक है, क्यों तारा? क्योंकि उसमें खुद का अपना प्रकाश होता है, वो प्रज्वलित होता है। तो ग्रह क्या कर रहा है? किसी तारे की या किसी अन्य तारे की या सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन उपग्रह क्या कर रहा है? वो ये जो ग्रह है इसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, ग्रह जो है वो उपग्रह जो है वो ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, और ग्रह जो है वो किसी तारे या सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ग्रह एक आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य या किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। और उपग्रह जो होते हैं वो एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह की उपग्रह, वह उपग्रह को कह सकते उपग्रह के बारे में लिखेंगे। उपग्रह के बारे में लिखेंगे कि वह खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, दोनों आपको आंसर एक एक वर्ड में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मानव का संपूर्ण जीवन 4 आश्रम में विभक्त था। ठीक है, 4 में डिवाइडेड था, और प्रत्येक आश्रम की जो अवधि निश्चित की गई थी उसको संक्षेप में लिखिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को बता दूं 35 का राइट आंसर आप यहाँ पे बताएंगे कि वैदिक काल के आश्रम के समय समाज की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही श्रेष्ठ थी। वहाँ पे जो 4 चीज़ें फॉलो की जाती थी उसमें पहला क्या था? ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या था? गृहस्थ। तीसरा क्या था? वानप्रस्थ। चौथा क्या था? संन्यास। ब्रह्मचर्य क्या था? कि आश्रम में व्यक्ति को विद्या अध्ययन करने के लिए ले जाया जाता था, वहाँ पे विद्या अध्ययन किया जाता था। दूसरा है गृहस्थ, है कि आश्रम में विवाह कर संतान उत्पन्न करना था, मतलब वहाँ से जाके आप गृहस्थ जीवन में जाओ। और वानप्रस्थ में क्या था? कि आश्रम में वन की ओर गमन करो, आप मतलब कि जंगल की ओर आगे बढ़ो और तपस्या में लीन रहो। ठीक है, और संन्यास में था कि आश्रम में रहकर सांसारिक मोह माया को एकदम से त्याग दो। यही 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, पहला क्या था? ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या था? गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ। चौथा संन्यास। ठीक है, क्लियर है? आप एक एक वर्ड का दिया हुआ 2-2 3-3 लाइन लिख के अपना काम कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये पतन क्यों हो गया मौर्य साम्राज्य का? क्या लिखेंगे इसका राइट आंसर? आपको 2 से 3 लाइन के अंदर अगर इसको खत्म करना है तो राइट आंसर आप लिख सकते हैं कि वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब खुद के शासकों की कड़ी बनी रहती है। वंश परंपरा से जहाँ पे चलता है, जहाँ पे खुद रहे और एकदम विश्वसनीयता के साथ काम करे, तभी वहाँ पे ये वंश परंपरा चल सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या था कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन चालू हुआ था अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी के कारण ये काम हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था? विदेशी आक्रमण भी हो गया था, अपने अंदर के लोग ही, घर वाले भी मिल गए थे, धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी थी। और सबसे इसका एक ही मेन रीजन था, वो यहाँ पे क्या है कि पुष्यमित्र शुंग, ये कौन था? ये मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, यही धोखेबाज निकल गया था, इसने मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और मौर्य साम्राज्य का पतन होना उसी दिन से चालू हो गया था। सोचिए, सेनापति था, जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में छेद किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है पूरा कब्जा करता चला गया, इसीलिए पतन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी है? 2 नंबर का प्रश्न काफी बढ़िया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? सभी का जानना चाहूंगी मैं। अब यहाँ पे जो आपसे क्रियाओं के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या काम करते हैं, कैसे है, तो आप ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर आंतरिक क्रियाएं जहाँ पे निरंतर विषम ढाल या विविध स्वरूप बनाती हैं, या अलग अलग रूप लेती जाती हैं। वहीं जो ब्राह्य शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे अपक्षय और रोधन का, अपवर्धन का भी काम होता है। ये सारी इनकी निचले ढालों पर जमाव करती हैं, बराबर करती हैं। भूतल में समतल बनाने का अपक्षय या अपवर्धन के निम्नीकरण की प्रक्रियाओं का विशेष योगदान इन्हीं का रहता है। और जिस प्रकार के द्वारा यह शक्तियों का भूतल पर एक निरंतर कांटेदार या काट छाट करती रहती है, आच्छादन की जो क्रिया होती है, ये सब पृथ्वी के बारे में आपको सिंपल सी यहाँ पे बातें कुछ लिखनी है कि ये क्या क्या काम करती है। ये ढाल बना देती है, पानी का बहाव बना देती है, पानी का रास्ता काट देती हैं, ये चीज़ें बनती जाती ना, जहाँ पे ये अपक्षय और रोधन की समस्याओं को भी आगे बढ़ाती हैं, रोकती हैं कभी कभी। तो ये सारी क्रियाएं आपको लिखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सड़क दुर्घटना होने के मुख्य कारण क्या है? जो सड़क पे रोड एक्सीडेंट होता है उसका कारण क्या है? सीधे से आप नहीं चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा ना। आपको बोला जा रहा है आप सीधे रास्ते से चलो, आप उल्टे रास्ते से चल रहे हो, आपका क्या होगा? हेलमेट लगाने को बोला गया, हेलमेट आप लगाते हो नहीं लगाते हो। हॉर्न बजाने को कहा गया, आप हॉर्न बजाते नहीं, एकदम स्पीड में बाइक लेके। आज के जो यंग एज के बच्चे रहते, लड़की हो या लड़का, सभी लोग अक्सर इस तरह काम करते हैं, गलतियाँ होती है ना। और सबसे गंदी आदत तो कोचिंग वाले बच्चों की होती है, इतनी गुस्सा आती कभी कभी रास्ते में चलते हुए
कि बस एकदम ताल में ताल मिला के चलेंगे, आगे पीछे सारी ज़िंदगी की बात उनको उसी रोड पे करनी रहती है। अरे बढ़ जाओगे यार, अपना भी जाओगे, पूरे घर भी घर में लेके जाओगे, समझ में नहीं आता। मुझे उस लोगों से बहुत प्रॉब्लम है जो खासकर लड़कियों में ये चीज़ देखने को मिला, लड़के भी यही चीज़ करते हैं। तो वो क्या करें, एकदम रोड पे एकदम बगल बगल चलेंगे, जैसे पूरी रोड उनके पिताजी की है। ये चीज़ देखने को मिलती है। आजकल जो ई रिक्शे वाले होते हैं ये भी बीच में हर जगह से घुसा देते हैं। तो ये सब क्या एक्सीडेंट का कारण ही तो है। आप रोड से नहीं चलोगे, ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करोगे, हेलमेट लगा के नहीं चलोगे, आपकी गाड़ी प्रॉपर मेंटेन नहीं रही, ब्रेक नहीं रहेगा, तमाम चीज़ें सब क्या है, कारण ही तो बनाएंगे। आप ड्रंक करके ड्राइव चलाओगे तो ये सब क्या होगा, एक्सीडेंट ही तो होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली की अवधारणा बतानी। क्या नहीं, इस आंसर में आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांव की कैसे जीवन शैली होती है और नगर की आपको बतानी। गांव में क्या होता है, कृषि प्रधान होती है। ठीक है, वहाँ पे और सुख सुविधाएं जो होती हैं, वहाँ पे लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं, एकदम धरती माँ के नज़दीक रहते हैं, सारा काम वगैरह, खेती, हरियाली, ये सब तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। नगर में क्या होता है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है। वहाँ पे बड़े बड़े घर रहते हैं, बिल्डिंग रहती है, तमाम चीज़ें, वहाँ पर रहन सहन अलग रहता है, किसी को कोई लेना देना नहीं रहता, कोई मिलता जुलता नहीं। गांव में सब एक जगह बैठ के पूरा चबूतरा लगा के गप्पे मारते हैं। तमाम चीज़ें आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। सुख सुविधाओं के बारे में भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे क्या कुछ रहता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। फिर यहाँ पे ग्रामीण और नगरी में आपको ना बनावट पे भी थोड़ा फोकस करना होगा। ठीक, भारत की जलवायु के बारे में लिखिए। भारत का जो क्लाइमेट है उसके बारे में आपको बताना है। यह मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो मिल गया। देखिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये कोई दमदार क्वेश्चन जिसके बारे में कुछ चर्चा भी की जा सकती है। बताइए क्या होगा। आप यहाँ पे इसका राइट आंसर लिख सकते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, मानसूनी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड में भी आपको ये आ सकता है। और क्योंकि यह मानसूनी पवनों के प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो हवाएं हैं पवन की, उनके क्षेत्र में ही आता है। और ये जो है 4 भागों में डिवाइड है। जो ऋतु के बारे में आपसे पूछा है वो 4 है। कौन कौन सी हैं, एक शीत होती है। क्या होती है, शीत ऋतु होती है। दूसरी क्या होती है, ग्रीष्म होती है, जो कि हमारी चल रही है। ठीक, वर्षा ऋतु उसके बाद आएगी, फिर शरद आ जाएगी। तो क्या हुआ, शीत हुई, ग्रीष्म हुई, वर्षा हुई और शरद हुई। तो 4 ऋतुएं हैं। अब इन ऋतुओं के बारे में आपको कहा तो नहीं गया है कि आप लिखिए, वैसे अगर चाहेंगे तो आप टाइम इंटरवल के हिसाब से लिख सकते हैं कि इतने समय से ये होता है, इतने समय से ये चलता है, फिर ये 1-2 लाइन करके डाल दीजिए। शीत ऋतु 2 लाइन, फिर ग्रीष्म, फिर 2 लाइन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा रहे तो। वैसे पूछा नहीं गया, सिर्फ नाम पूछा है, तो आप नाम के रूप में संख्या बताइए। नाम कितनी पूछा है, संख्या पूछा है ना, कौन कौन सी ये नहीं पूछ रहा है ना नाम के, तो आप संख्या लिखिए, नाम लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आज की इस क्लास में हमने पूरा पेपर सॉल्व किया, 40 क्वेश्चंस पूरे किए। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया। 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा, अदरवाइज मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद बताए हैं, समझाया भी क्या चीज़ें कैसे लिखनी है। ठीक है, आप शालिनी DL क्लास बने थे। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जाते जाते एक कमेंट जरूर करते हुए मुझे बताते हुए जाइए कि आपकी मदद हुई या नहीं हुई। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।